नमस्ते बच्चों। आज हम विराम चिन्ह के बारे में जानेंगे। आपने अभी पढ़ा होगा सचिन का जो लेसन था इंटरव्यू के लिए जो हमने पढ़ा, उसमें संवाद के रूप में जब हमने लिया तब आपने देखा होगा कि उन विराम चिन्हों की कितनी आवश्यकता है। उस समय संवाद के समय उस वीडियो में भी मैंने कहा था कि विराम चिन्ह जो है संवाद के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। उसका प्रयोग यदि सही ढंग से ना हो तो वाक्य के अर्थ ही बदल जाते हैं और उसमें जो है समझ भी नहीं आएगा कि वो क्या कहना चाहता है। तो विराम चिन्हों के यहाँ पे क्या महत्व है? विराम चिन्ह यानी सिर्फ एक ही नहीं है, बहुत सारे विराम चिन्ह जो है हम उपयोग करते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर जो है विराम चिन्ह की परिभाषा क्या है और भेद तथा उसके उदाहरण क्या हैं वो देखेंगे। तो विराम का अर्थ क्या है? विराम का अर्थ होता है विश्राम या रुकना, अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए यानी कुछ देर रुकने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही विराम चिन्ह कहते हैं। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट अर्थवान हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्पष्ट भाषा तथा अर्थवान बनाने के लिए विराम चिन्हों की अत्यधिक आवश्यकता है। आप जो भी कहना चाहते हैं वो स्पष्ट रूप से विराम चिन्हों के द्वारा आप समझा सकते हैं, कह पाते हैं या दूसरे लोग समझ पाते हैं। तो यहाँ पर जो है एक उदाहरण के द्वारा बताया गया है। आप देख सकते हो विराम चिन्ह का क्या महत्व है। मैंने 2 उदाहरण दिए, मारो मत छोड़ो, मारो मत छोड़ो। अब देखो पहले वाले इसमें मारो मत के बाद विराम चिन्ह लगाया गया है छोड़ो, और दूसरे वाले वाक्य में मारो के बाद विराम चिन्ह लगाया गया मत छोड़ो। तो दोनों का अर्थ कितने जो है अलग अलग हैं। देखो हम समझते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो यदि विराम चिन्हों का प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब देखो पहले वाले इसी वाक्य को इन्हीं शब्दों को मैं उपयोग कर रही हूँ। रोको मत जाने दो। अभी देखो रोको मत जाने दो में मैंने जिस पूर्ण विराम को लिया, बाकी बीच में कोई भी विराम चिन्ह का मैंने उपयोग किया ही नहीं। तो ये अर्थ स्पष्ट ही नहीं होता क्या कहना चाहता है। लेकिन सेकंड वाले में रोको मत जाने दो, इसका मतलब क्या? उसको रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो यानी उसको रोको मत जाने दो। पहले वाले में उसको जाने मत दो और दूसरे वाले में उसको जाने दो, अर्थात एक चिन्ह के लगने पर कितना अर्थ बदल जाता है। उपयुक्त उदाहरणों से पहले वाक्य में अर्थ स्पष्ट नहीं है क्योंकि उसमें कोई भी विराम चिन्ह का चिन्ह ही नहीं है, तो अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। जबकि दूसरे और तीसरे वाक्य में अर्थ तो स्पष्ट हो जाता है, लेकिन एक दूसरे का उल्टा अर्थ मिलता है। अर्थ स्पष्ट है लेकिन उसके अर्थ दोनों अलग अलग है। जबकि तीनों वाक्य में वही शब्द हैं, आपने देखा होगा तीनों में उसी का प्रयोग किया गया है। दूसरे वाक्य में रोको के बाद अल्प विराम लगाने से रोकने के लिए कहा गया है, जबकि तीसरे वाक्य में रोको मत के बाद अल्प विराम के लगाने से किसी को न रोककर जाने के लिए कहा गया है। पहले को न जाने के लिए और दूसरे को जाने के लिए कहा। तो देखो कितना अर्थ में फर्क हो जाता है। तो इस प्रकार विराम चिन्ह लगाने से दूसरे और तीसरे वाक्य को पढ़ने में तथा अर्थ स्पष्ट करने में जितनी सुविधा होती है उतनी पहले वाक्य में नहीं है। तो अतएव विराम चिन्हों के विषय में पूरा ज्ञान होना आवश्यक है। विराम चिन्ह के कई जो हैं भेद हैं, यानी इसके कितने ही प्रकार हैं उसमें देखो आप सब जानते होंगे। तो उसके अलग अलग नाम भी हैं और उसके अलग अलग उपयोग भी हैं। तो फुल स्टॉप के लिए पूर्ण विराम लगाते हैं, फुल स्टॉप के लिए हम अंग्रेजी में जो है डॉट लगाते थे, यहाँ पे पूर्ण विराम के लिए एक खड़ी लाइन यानी एक लाइन लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क के लिए क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क देखो, आश्चर्य विस्मयादिबोधक के लिए आश्चर्य चिन्ह लगाते, कॉमा के लिए। हर प्रकार से जो है इसको भी हम अभी विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहला आता है पूर्ण विराम, फुल स्टॉप जो है। तो उसका जो चिन्ह है ब्रैकेट में दिया हुआ देखो मैंने। तो जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है, पुस्तक में बताए अनुसार एक खड़ी। तो उदाहरण है राम खाता है, मोहन स्कूल जाता है। तो आपने देखा होगा इस प्रकार पूर्ण विराम के जगह पर हिंदी में हम जो है एक लाइन लगाते हैं। अब अल्प विराम कॉमा, जो हमने उदाहरणों में पढ़ा तो वही है। जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। नाउ यू सी राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान। तो राम के बाद थोड़ी रुकी, सीता के बाद थोड़ी रुकी, इसके लिए अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार उसके बाद आया है उपविराम। उपविराम कॉलम।
यानी जब किसी शब्द को अलग दर्शाया जाता है तो उस पर उपविराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कृष्ण के अनेक नाम हैं, कृष्ण के अनेक नाम, मैंने हैं को नहीं लिखा लेकिन वो बताना चाहते तो अलग दर्शा क्या, मोहन, श्याम, मुरली, कान्हा। तो अब देखो सब उसके यहाँ पर जो है तीन विराम चिन्हों का जो है मैंने प्रयोग किया गया है। एक तो पूर्ण विराम का, एक अल्प विराम का, अब उपविराम भी है तो उसका भी किया। उदाहरण में भी कुछ देना चाहते हैं, राम खाता है, उदाहरण के बाद जो है हमें जो है उपविराम का जो है चिन्ह लगाना चाहिए, राम खाता है। विस्मयादि बोधक, तो जो विस्मयादि आश्चर्यवाचक तो का प्रयोग वाक्य में हर्ष यानी बहुत ही जब खुश होते हैं, विवाद बहुत आर्ग्यूमेंट जो होता है, गुस्से में बात करते हैं, विस्मय जैसे मैंने घृणा, छी जाओ लाइक दिस, आश्चर्य, और करुणा, हे भगवान लाइक दिस, भय डर के मारे, हाँ लाइक दिस। तो यहाँ पर उदाहरण के पड़े तब वहाँ पर जो है आश्चर्यवाचक चिन्ह जो लगाया जाता है। हाय वह मर गया, आह कितना सुहाना मौसम है, वाह कितना सुंदर वृक्ष है। तो हमारे भाव को प्रकट करने वाले जब प्रकट करते हैं तो इन विस्मयादि बोधकों का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नाउ अर्धविराम सेमीकोलन, ये भी आप जानते होंगे। तो पूर्ण विराम से कुछ कम, अल्प विराम से अधिक देर रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम और अल्प विराम हमने देखा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान काली माँ ने ले लिया। सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान काली माँ ने ले लिया। लाल जब से आसमान था वह काला में परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पर जो है सेमीकोलन का उपयोग। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक, ये तो आप सब जानते होंगे और प्रयोग भी करते होंगे अच्छी तरह से। तो प्रश्नवाचक का चिन्ह जो है क्वेश्चन मार्क है। तो प्रश्नवाचक के अंत में प्रश्न सूचक यानी क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। यदि आप कुछ किसी से प्रश्न पूछ रहे हो तो क्या है, राम बाजार से क्या लेकर आया है, उसके पास क्या है, उसमें वो क्या लेकर आया आपको नहीं पता। तो हम जो भी कहते हैं तुम्हारा नाम क्या है, तो तुमको किस कक्षा में पढ़ते हो, यदि हम कोई भी प्रश्न पूछते हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते हो तब जो है ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। उसके बाद आता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह ना हाइफन, दो शब्दों के परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक शब्द का योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह राम सीता की मूर्ति है, सुख दुख जीवन में आते रहते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि योजक शब्द जो होता है उसके बीच में जो है और का जो है लोप हो सकता है, वी कैन टेल लाइक दैट ऑल्सो। सुख और दुख जीवन में आते रहते हैं, राम और सीता की मूर्ति होती है। आप अभी बाद में पढ़ोगे समास में जब द्वंद्व समास आता है तो हाइफन के साथ दिया जाता है। तो इसमें जो है आपको उस लोप अर्थ को जो है जब समास विग्रह करते हो तब आपको लिखना पड़ेगा। तो ये जो हाइफन यानी उसका लोप होता है तब हम यदि लिखें तो वो अंडरस्टूड। तो राम और सीता, दुख सुख और दुख, हाइफन जो है अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टूड जो वर्ड होता है उसके लिए जो है उसका लोप करके लिखा जाता है, तब जो है हाइफन होता है। नाउ कोष्टक चिन्ह ब्रैकेट, ये भी आप सब जानते होंगे। लेकिन कोष्टक चिन्ह जो है वाक्य के बीच में आए शब्दों तथा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। वाक्य के अंत में भी कभी कभी आता है कि भाई टाइम अभी देना हो तो उसके बाद में ब्रैकेट करते हैं। यानी उदाहरण जो अध्यापक चिल्लाते हुए निकल जाओ कक्षा से। अब संवाद लिखते समय यदि भाव प्रकट करना हो तो उसका जो है तो मैं अभी यदि मैंने वहाँ पे चिल्लाते हुए ब्रैकेट में नहीं लिखा तो क्या निकल जाओ कक्षा से लाइक दिस, ऐसा निकल जाओ कक्षा से मैं कैसे भी किसी भी भाव में बोलते हैं। लेकिन जब चिल्लाते हुए करके जब पुस्तक में आता है तो आपको जो है उसी प्रकार बोला निकल जाओ कक्षा से लाइक दिस, उस प्रकार जो है आपको बोलना पड़ेगा। इसमें विश्वामित्र क्रोध में कांपते हुए ठहर जा लाइक दिस। तो अपने भाव को स्पष्ट करने के लिए भी कोष्टकों का प्रयोग होता है। इसके बाद आता है पदलोप चिन्ह नॉमिशन। जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाए। जैसे राम ने मोहन को गाली दी। अब संवाद करते समय आप बोल रहे हो, आपका वाक्य पूर्ण नहीं है लेकिन दूसरे ने किसी ने स्टार्ट कर दिया तो वो आपका छूट जाता है। मैं सामान उठा दूंगा, पर कोई बात नहीं मैं उठा दूंगा ना, ऐसे यदि दूसरा बोलता आपका वो वाक्य छूट गया। तो जब वाक्य अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो आपके गसिंग के लिए भी वो वी कैन टेल। उसी प्रकार अवतरण या उदाहरण चिन्ह, उदाहरण चिन्ह तो किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए
अवतरण या उदाहरण का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुलसी ने सत्य कहा है, पराधीन सपने हो सुख नाही। जयशंकर प्रसाद ने कहा है, जीवन विश्व की संपत्ति है। तो जो बहुत ही जो है क्या कहते हैं का बात को स्पष्ट करने के लिए, प्रकट करने के लिए जो है अवतरण चिन्ह जो लगाते हैं, तो जो उन्होंने क्या कहा है तब उसका प्रयोग करते हैं। नाउ रेखांकन चिन्ह यानी अंडरलाइन, कभी भी कोई मुख्य बात आपको दर्शानी होती है उस समय जो है हम उसको अंडरलाइन करते हैं, तो वही है। तो किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द पद वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी पृथक करती है, तो यमुना नदी इज इंपॉर्टेंट थिंग, पृथक है ना, अलग करती है। गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है, तो गोदान उपन्यास का नाम है, तो वो उसको बता दें। तो अंडरलाइन को भी कोई भी पॉइंट आउट करना हो तो लिखते हैं। लाघव चिन्ह यानी क्या, यानी अब्रीवेशन सिंह जो है चिन्ह कहते हैं, साइन कहते हैं। किसी बड़े या प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं, उस शून्य को ही लाघव चिन्ह कहलाता है। बस यह शून्य ही लाघव शून्य कहलाता है। जैसे पंडित के लिए पा के ऊपर बिंदी लगाओ तो पन और फिर लगा दो। डॉक्टर के लिए डॉ, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश ऊ और प्र, तो उत्तर प्रदेश म और प्र मध्य प्रदेश। इस प्रकार जो है वह जो है इस पर लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद आता है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देशक आदि देने के लिए होता है। सूचक यानी बताने के लिए, निर्देश देने के लिए, इंडिकेट करने के लिए। आम के निम्न फायदे हैं, कौन से उसके बाद आप लिखोगे। संज्ञा के 3 भेद हैं, कौन से, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। वचन के 2 भेद हैं, एक वचन बहुवचन लाई दे। तो जब हम लिखते हैं तो विवरण चिन्ह बताने तब उस प्रकार का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद आता है विस्मरण। ये भी आप लोग बहुत बार करते हो, आप जानते भी हो। जब आप कुछ लिखते समय बीच में शब्द छूट जाते हैं, लिखना आप चाहते थे लेकिन छूट गए, जल्दी में लिख दिया, फिर आपको उसको ऐड करना हो, तो उस समय जो है आप उसको जो एरो मार्क करके जो लिखते हो उसी को कहते हैं विस्मरण चिन्ह। स्मरण यानी कि याद रखना, विस्मरण है भूल गए, अब आप ऐड करना चाहते हो तब इसका प्रयोग किया जाता है। तो राम जाएगा, शाम में रहते हैं, घर में रहते हैं, देखें। राम बहुत अच्छा लड़का है, बाद में बुरा लड़का, जो भी लगा। मैंने बहुत से तुमसे वो बात कही थी भूल गए, थी लिख दिया, फिर अरे कहो मैंने तो वो लिखा ही नहीं, चलो लिखे। तो इस प्रकार से आप तो आपका जो है विस्मरण चिन्ह लगा दें। उसके बाद पुनरुक्ति सूचक है रिपीट पॉइंटर सिंबल। जैसे यदि आप किसी के पास पैसे कलेक्ट कर रहे हो, अपने दोस्तों के पास है, अच्छा राम तुमने कितने दिया, 10 रुपये, आपने 15 रुपये, आपने 20 रुपये, आपने 25 रुपये, तो आपने पहले ही लिखा राम ने 10 रुपये दिए, 10 रुपया। फिर दूसरे ने दिया मोहन 10 5 या जो भी है वो नंबर लिखकर उसके बाद रुपये के नीचे इस प्रकार का जो है पुनरुक्ति जो सूचक जो है उसको लगाएंगे। इसका मतलब रुपये के लिए आप उसको लिखा लें, तो वो है। फिर दीर्घ उच्चारण अभी स्वर पे आओ तो आ ई उ मैंने उसको पढ़ाया था। तो जो दीर्घ यानी बहुत ही थोड़े ज़्यादा समय जब लेते हैं, आ ई उ ए आई ओ औ, इसके लिए चिन्ह जो है व्याकरण में जो है यस जैसा लिखते हैं, जो 2 में काउंट होता है, और बाकी सब जो है अ ई उ ये सब 1 में काउंट होता है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। तो यदि आप काउंट करें 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो आप यदि देखोगे तो यहाँ पे 16 मात्राएं। तो उसी प्रकार तो 16 मात्राओं में एक जो खड़ी लाइन जो है वह 1 के लिए गिनी जाती है, और यस जैसा जो है वो 2 मात्राओं में गिने। तो कभी भी कोई भी अभी दोहा में यदि आप दिए तो आप करते समय क्या कहते हैं, इन दीर्घ उच्चारणों के चिन्ह और लघु उच्चारणों के चिन्ह को जो है उसकी मात्राएं इस प्रकार काउंट करते हैं। तो इस प्रकार तुल्यता सूचक चिन्ह, इक्वलेंस, ये भी आप लोग जानते होंगे, इसके बराबर वो नहीं, इसके बराबर ये नहीं, वही है। तो आ इज इक्वल टू बा, 5 और 5 इज इक्वल टू 10, यानी 5 और 5 10 होते हैं, तो उसके लिए लिखते हो। तो वाक्य में 2 शब्दों की तुलना या बराबरी करने में तुल्यता सूचक का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार लास्ट में जो है निर्देशक चिन्ह यानी डैश, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे उदाहरण के पश्चात कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। जैसे श्री राम ने कहा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, जैसे फल सब्जी मसाले इत्यादि। तो इस प्रकार विराम चिन्ह जो है आपके बारे में आपने जाना।
आशा है आप लोगों को ये समझ में आएगा। यदि आपको ये समझ ना आए तो वापस एक बार समझो और इसको सुनो ताकि आप अच्छे से कर लें। इसके लिए आपको अभ्यास पत्र भी दिए जाएंगे, उस पर ध्यान देकर सभी बातों का जो है अच्छी तरह से समझकर उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका उपयोग आप वर्कशीट में करोगे ताकि आप समझ पाओ। यह बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है कि आपका जो वाक्य है जो आपने लिखा है वह सही मायने में हो, विराम चिन्हों का सही प्रयोग किया हो, तभी वह वाक्य सही माना जाता है। तो धन्यवाद।